Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we will discuss some teaching strategies and techniques, है ना. Today's topic is very important. आज का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली फॉर टीचर्स. हमारे जो यंगस्टर्स, जो नए टीचर हमारे जो आने वाले हैं, उनके लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. और खासकर इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. हमारे जो नए टीचर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए टीचिंग ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि बहुत कम एज में 25-26 में टीचर बन रहे हैं. कई बार तो ये एनालाइज करना, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ या मैं टीचर से बात कर रही हूँ. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो थोड़े से पढ़ने में वीक हैं या थोड़ा सा पढ़ने में कम ध्यान देते हैं. तो कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी टेक्निक्स टीचर्स को अप्लाई करनी चाहिए उन बच्चों के लिए, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ, जिससे कि बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. सो नाउ लेट स्टार्ट. Teaching technique and strategies are very widely based on subject, age group, learning objectives and individual needs of students. कि teaching technique जो है, इसकी strategy जो है वो widely means बहुत विस्तृत रूप से हम कई तरीके से बोल सकते हैं. based on subject, एज ग्रुप, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करती है. मीन्स जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो किस एज ग्रुप का है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है. हर बच्चे का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अलग होता है. उसकी इंडिविजुअल नीड क्या है, वो हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड अलग होती है. कुछ बच्चे जो होते हैं उनका जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत फास्ट होता है, कुछ का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है. तो पर्टिकुलर स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये डिपेंड करता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, ये टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड देयर बेसिक नीड, कि उनकी स्टडी से रिलेटेड जो बेसिक नीड्स हैं उनको समझना. ये आर सम इफेक्टिव टेक्निक्स. यहाँ पर हम कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजीज को दैट कैन इन्हेंस टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचिंग और लर्निंग को इन्हेंस करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज. कि जो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज टीचर को कैसे अपनानी चाहिए. फर्स्ट वन, थिंक पेयर शेयर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, टेलर टीचिंग टू एकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल. जो हमारी अलग अलग तरीके की जो लर्निंग स्टाइल्स होती है उसमें हमें चेंज करना होता है, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक. प्रोवाइड वेरीड कंटेंट, उन्हें अलग अलग तरह के कंटेंट देना, प्रोसेस करना और प्रोडक्ट उस तरह से बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रेडीनेस लेवल ऑफ इंटरेस्ट. बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है उस तरह से हमें उनको इनकरेज करना, मेन बात यहाँ पर ये होती है. सो व्हाट इज काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक क्या होता है? सो नाउ लेट्स डिस्कस. काइनेस्थेटिक मीन्स होता है टू स्टडी ऑफ बॉडी मोशंस, the ability to sense movement और learning style that involves physical activity, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं. आजकल का जो सबसे बड़ा हमारा जो बच्चों का जो ऑब्स्टिकल हो गया है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है वो हमारा मोबाइल हो गया है. कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इंटरेस्ट है वो किस में अपना करते हैं, किस में इन्वॉल्व रहते हैं, मोबाइल देखने में. तो ये जो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी में जो हिंड्रेंस हो गई है, सबसे बड़ी बाधा हो गई है, इसको हमें कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स. अब सबसे पहले हमें यही समझना है स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स और टीचिंग क्या होती है. ये एक तरह का मेथड होता है वेयर अ टीचर प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट टू स्टूडेंट और स्टडी, जहाँ पर टीचर जो है वो बच्चे को एक टेम्पररी सपोर्ट देता है सो दैट दे कैन लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें वो अपने नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं. स्किल ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टू लेवल ऑफ असिस्टेंस टू स्टडी बिकम मोर प्रोफिशिएंट एंड अलाउ देम टू इवेंचुअली कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली, जिसमें बच्चे जो है अपने टास्क को इंडिपेंडेंटली मीन स्वतंत्र होकर अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग टेक्निक, जिसमें हम बच्चों को टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं. दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स. टू प्रोवाइड सपोर्ट, इसमें सपोर्ट देते हैं ग्रेजुअली फेड्स एज स्टूडेंट्स गेन इंडिपेंडेंस, जिसमें बच्चे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स. नाउ इसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज को भी अपनाते हैं. क्या स्ट्रेटजीज वो होती हैं? नाउ लेट्स सी.
ब्रेक टास्क डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स। स्मॉलर चंक्स मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में टास्क को डिवाइड करना। अलाउ इनफ टाइम टू प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली। बच्चों को हमें इनफ टाइम देना चाहिए। जब हमको कोई काम देते हैं, उनको कोई हम टास्क देते हैं, उसके लिए हम उनको सफिशिएंट इनफ टाइम देना चाहिए सो दैट दे कंप्लीट इट। गिव स्टूडेंट टाइम टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्क टू टास्क। बच्चों को जो हम स्टूडेंट्स देते हैं उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। गिव सफिशिएंट टाइम टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। उनको हम इंस्ट्रक्शन देना चाहिए और साथ साथ सफिशिएंट टाइम भी देना चाहिए। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंफॉर्मेशन होती है उनको हमें ग्राफिक्स के थ्रू देना चाहिए। प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर टास्क कंप्लीशन। और जो टास्क जो कंप्लीट करते हैं, जो बच्चे पहले कंप्लीट करते हैं, उसको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटाइज मीन्स उनको पहले हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। यूज़ कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एंड रिप्रेजेंटेशंस कहना है। और उनको जो पिक्टोरियल, जो पिक्चर्स के थ्रू जो होते हैं, उस तरह से भी हमें उनको समझाना चाहिए। प्री टीचिंग इंटरवेंशंस। और टीचिंग से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम बच्चों को कोई पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक देते हैं, तो उनको बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट से हमें उनको कनेक्ट करना चाहिए। ओरल रिहर्सल विद एडल्ट। और बड़ों के साथ ओरल रिहर्सल भी करना चाहिए। कई कई बच्चों का जो स्पीच इंटरप्रिटेशन होता है, उनको बोलने में जो बाधाएं होती हैं, वो उनको बहुत परेशान करती हैं, तो वो भी हमें बच्चों के साथ साथ डेवलप करना होता है। यूज पार्शियली कंप्लीटेड एग्जाम्पल्स। और साथ साथ जो कंप्लीटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, हमें उनको भी देना चाहिए। यूज़ मिनिमली डिफरेंट क्वेश्चंस वेरिएशन थ्योरी। और हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर स्कैफोल्डिंग टीचिंग्स। ना इसकी हमें कुछ प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्लानिंग बताई हुई है। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स डालते हैं। आई नो द स्ट्रेंथ एंड नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट। मैं हर बच्चे की, स्टूडेंट्स की, उसकी स्ट्रेंथ की, उसको नीड को मैं जानता हूँ। यस और नो। आई हैव एनालाइज द लैंग्वेज डिमांड। बच्चे की लैंग्वेज की क्या डिमांड है, उसको मैंने एनालाइज किया है। आई हैव डेवलप्ड अ लिस्ट ऑफ की वोकेबलरी। बच्चों की जो की वोकेबलरी, उसको भी मैंने डेवलप किया है। सो मीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी इट। बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो बना सकते हैं और बच्चों को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? पोज अप ओपन एंडेड क्वेश्चन टू स्पार्क क्यूरियोसिटी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग्स, जिसमें हमें बच्चों को इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी इन द सेंस उनका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, जो सेंस ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर हमें उसी तरह से उनकी लर्निंग पर डिपेंड अपने आप के क्वेश्चंस को हमें क्रिएट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए। पोज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू स्पार्क क्यूरियोसिटी। कहना है बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है, उसको हमें स्पार्क करना है, उसको हमें और ज़्यादा इनकरेज करना है। गाइड स्टूडेंट्स टू रिसर्च। और स्टूडेंट्स को हमें गाइड करना है रिसर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और डिस्कवर आंसर्स। और जो आंसर्स हैं उनको डिस्कवर करने के लिए मीन्स पहले क्वेश्चन देने के बाद बच्चे को हमें खुद ही इनकरेज करना है कि दैट ही विल गिव द आंसर्स, कि वो आंसर देता है। सही और गलत आंसर देता है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि बच्चे का लेवल कहाँ तक जाता है, वो कहाँ तक आंसर देता है, उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वो कहाँ तक जाती है। एनकरेज स्टूडेंट टू फॉर्म द हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम। और बच्चों को हमें हाइपोथेसिस के लिए भी इनकरेज करना चाहिए और उसके टेस्ट भी लेना चाहिए। एज यू कैन सी इन दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी लर्निंग साइकिल क्या होनी चाहिए। आई रिफ्लेक्ट, है ना, आई वंडर, आई इन्वेस्टिगेट, आई रिकॉर्ड, आई डिस्कवर, आई थिंक, आई ट्राई। आई रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ? रिवाइज, रीथिंक, इम्प्रोवाइज और कंक्लूड। आई ट्राई, इसमें क्या होगा? एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल्स, आइडियाज एंड रिपीट। आई थिंक, लॉजिक, रिलेट, डिस्कस करना, एनालाइज करना, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देना। आई डिस्कवर, ऑब्जर्व, एग्जामाइन, मेजर और इंटरप्रेट। आई रिकॉर्ड, इसमें क्या है? डेटा, ऑर्गेनाइज, डिस्क्राइब, क्लासीफाई, ग्राफ एंड ड्रॉ। इन्वेस्टिगेट, प्लान करना, रीड करना, रिसर्च करना, फील्ड वर्क करना एंड इंटरव्यू।
I wonder means notice, ask questions and state problems. So now this is the basic point that inquire learning is cycle. जो हमारी लर्निंग साइकिल है उसको हम इंक्वायर करते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का आज ऐसा टाइम है कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, तो हमें ये बच्चों को इनकरेज करना ही पड़ेगा टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। उनका जो स्टडी मटेरियल है उसको भी हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको पढ़ाना चाहिए। सो इनकॉर्पोरेट टूल्स लाइक इंटरेक्टिव, वाइट बोर्ड, एजुकेशनल एप्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन सबको हमें बढ़ाना पड़ेगा। यूज़ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं वो तो हमें पता ही है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो यूज़ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं उसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, सच एज वीडियोस, एनिमेशंस एंड साइमल्टेनियस, जो जो एनिमेशंस और वीडियोस के थ्रू बच्चों को हमें समझाना चाहिए। गेमिफाई लेसन्स, और लेसन्स को भी आजकल बहुत इंटरेक्टिव तरीका, आप देखिए ना किस तरह से सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा यूट्यूब ही हो गया है कि बच्चों को जो लेसन्स है, पहले बच्चों को चैप्टर पढ़ने में, बुक पढ़ने में बहुत बोर लगता था, बट आजकल जो है वो इतने 3D स्टाइल और दुनिया भर की स्टाइल्स करनी है कि बच्चों को अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगा है। पहले बच्चों को स्टोरी पढ़ना पसंद आता था, बट अब क्या एनिमेशंस के थ्रू बच्चों को कितनी सारी स्टोरीज, पोम्स लर्न हो जाती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो ना, और जो स्टोरी, जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनको हमें गेमिफाई भी कर देना चाहिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कोलैबोरेट लर्निंग, बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है उसको हमें कोलैबोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स और टास्क, फोस्टरिंग टीम वर्क एंड पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मीन्स स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप में, तो जो ग्रुप स्टूडेंट्स होते हैं उनको वर्क करना किस पर, प्रोजेक्ट पर, उनको टास्क देना। फर्स्टिंग टीम वर्क, कि कैसे टीम वर्क में काम किया जाता है, कैसे मिलजुल कर काम किया जाता है। एंड पीयर लर्निंग, और कैसे बच्चे अपने ग्रुप में सीखते हैं। यूज टेक्निक्स लाइक जिगसॉ, है ना, जो जिगसॉ टेक्निक जो होती है उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या होता है, वेयर ईच स्टूडेंट इज़ एन एक्सपर्ट इन वन पार्ट ऑफ टॉपिक एंड टीचेज द ग्रुप, जिसमें हर बच्चा जो है वो एक एक्सपर्ट होता है किसी एक पार्ट में, टॉपिक में, एंड टीचेज द ग्रुप, और वो और ग्रुप को वो बताता है, पढ़ाता है। मीन्स उसमें क्या होता है कि कोई एक टॉपिक दे दिया, या उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, और हर बच्चा जो है, 5 बच्चा को अगर ग्रुप है तो हर बच्चा अपने अपने उस सब टॉपिक का एक्सपर्ट होगा या उसको नॉलेज होगी, तो वो अपने जो ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको डिस्कस करेगा, उनको बताएगा और उनको समझाएगा। नेक्स्ट वन इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम। व्हाट इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम? फ्लिप्ड क्लासरूम इज़ अ टीचिंग मेथड। फ्लिप्ड क्लासरूम एक तरह का टीचिंग मेथड होता है दैट मूव्स कंटेंट डिलीवरी आउटसाइड द क्लासरूम। जो कंटेंट डिलीवरी है वो क्लासरूम के बाहर उनको बच्चों को कराया जाता है, एंड यूज़ क्लास टाइम फॉर एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़, और वो क्लास टाइम में ही उनको यूज़ कराया जाता है ना। जैसे बेसिकली ज्योग्राफी में ये पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना, ज्योग्राफिकल के बहुत सारे पार्ट्स उनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। तो ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल्स, वीडियोज, रीडिंग्स फॉर स्टूडेंट टू रिव्यू एट होम, और क्लास टाइम फॉर डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैंड एक्टिविटीज़। मीन्स बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स घर के लिए देना, कि घर पर जाएंगे, कोई एक टॉपिक दे दिया, जैसे सर्वे करने के लिए दे दिया कि आप डोर टू डोर जाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। ये क्लास टाइम में ही होता है एक्चुअली, डिस्कस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैंड एक्टिविटीज़। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ क्विजेज, हमें क्विजेस को भी यूज़ करना चाहिए। पोल्स, एग्जिट टिकट्स एंड गॉस, अंडरस्टैंडिंग इन रियल टाइम मीन्स जो हमें जो रियल टाइम यूज है, जो वास्तविक जो टाइम होता है उसमें क्विजेस को, एग्जिट टिकट्स और गॉस वगैरह को यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू गाइड लर्निंग, और उसके साथ ही हमें तुरंत उनको फीडबैक भी देना चाहिए टू गाइड लर्निंग, जिससे कि हम उनको समझा सकें। मीन्स उनमें क्या चीज़ उनको समझ में नहीं आई, क्या चीज़ इसमें कमी थी, वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते थे, तो ये सब चीज़ें हमें उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। स्टोरी टेलिंग
एंड रियल टाइप कनेक्शंस। ये जो है ना रियल लाइफ कनेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जब हम स्टोरी पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, तो हमें उनको कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे शेयर anecdotes and real world examples to make lessons relatably, encourage students to connect lessons to their own life, और उनके अपने लाइफ से हमें उनको कनेक्ट करना चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं जब उनको कोई स्टोरी बताते हैं, उनको हम कोई स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे जो अपने आप को इनकरेज करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शिवाजी, कि जब हम उनको बच्चों को वीरता की कहानी, साहस की कहानी हम उनको इनकरेज करते हैं, तो हम उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? हम रियल स्टोरी उनको शिवाजी की सुनाएंगे, या महाराणा प्रताप की सुनाएंगे, या आज के टाइम में हम जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम उनकी स्टोरी उनको सुनाएंगे कि कहाँ से वो, उनकी माँ कहाँ से वो गरीब फैमिली से आए हैं और किस तरह से आज वो पीएम के पद तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ तो है ना, लोग चाहे उनको कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी है। तो इस तरह से बच्चों को हम उनको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनकरेज देम कि वो अपने आप को इनकरेज कर सकें। नेक्स्ट वन इज एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसके लिए भी हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें उनसे पूछना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन? जैसे कि तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि ऐसा हुआ, ये घटना क्यों हुई? व्हाट आर अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस? या इसके अदर जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो सकते हैं? मीन्स जब आप क्लास में बच्चे को कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, तो दे शुड नॉट बी बाउंडेड इन एनी वन पर्टिकुलर आंसर। वो किसी एक पर्टिकुलर आंसर में बाउंडेड नहीं होने चाहिए, बल्कि मल्टीपल आंसर्स उनके होने चाहिए, और उनको फ्री कर देना चाहिए कि वो अपना आंसर किस लेवल पर देते हैं और उनकी समझ कहाँ तक जा सकती है, वो किस लेवल तक अपने आप को ले जा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल थिंकिंग। यूज़ केस स्टडीज़ एंड सिनेरियो टू प्रमोट एनालाइज एंड इवोल्यूशन। और जो केस स्टडीज़ होती हैं उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए टू प्रमोट एनालाइज। और एनालाइज मतलब जो एनालाइज, आप जो डिस्कशन जो एनालाइज उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये सबसे ज़रूरी है। कई बार जैसे क्लास में हम लोग बच्चों को बोल देते हैं कि तुम एक नंबर के गधे हो। नहीं, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज इन द क्लास। इस तरह की लैंग्वेज क्लास में यूज़ नहीं होती। हम लोग का टाइम गया कि जब हम लोग को टीचर्स बोल देते थे एक नंबर के गधे हो, बट नहीं, अब बच्चे माइंड करते हैं। और शायद कहीं ना कहीं लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए भाई। ज़रूरी थी ना कि हर बच्चा मैथ्स में ही एक्सपर्ट हो, हर बच्चे का इंग्लिश अच्छा हो, हर बच्चे का मैथ्स अच्छा हो, हर बच्चे का साइंस अच्छा हो। नहीं, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का साइंस अच्छा है, किसी का ड्राइंग अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको भी तो रिलैक्स होना होता है। कहीं ना कहीं आप म्यूजिक सुनते हो ना। अगर कोई म्यूजिक नहीं बनाएगा, कोई म्यूजिशियन ही नहीं होगा, सब साइंटिस्ट होंगे, तो कैसे काम चलेगा? हर बच्चे का अपना एक अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो कोई भी बच्चा गधा नहीं होता है, हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है। सो नाउ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हमें उनको हमेशा पॉजिटिवली ही समझाना चाहिए। एक्नॉलेज एंड रिवार्ड एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट। कह रहे हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, रिवॉर्ड इनाम देना चाहिए उनके एफर्ट के लिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। यूज़ प्रेज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इंश्योरिंग इट इज़ स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल। कह रहे हैं और उनको ये प्रेज करना चाहिए, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। प्रेज मीन्स प्रशंसा करनी चाहिए टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, और उनको इंश्योर करना चाहिए। ये बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत ही मीनिंगफुल है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होता है? इंगेज स्टूडेंट्स इन हैंड्स एक्टिविटीज़ लाइक एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रिप्स और साइमल्टेनियस रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस टू डीपन अंडरस्टैंडिंग, है ना। जो डीपन अंडरस्टैंडिंग मतलब उनकी जो समझ होती है वो उसको और गहराई तक ले जाना। डीपन अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ को और गहराई तक समझ सकें, वो कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकें। सो इंगेज स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें इंगेज करना चाहिए। हैंड्स ऑन
हैंड्स एक्टिविटीज़ के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, जैसे कि हम उनको फील्ड ट्रिप्स पर ले जा सकते हैं और साथ में साइमल्टेनियस और सारे उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हम करा सकते हैं। रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्सपीरियंसेस, कि वहाँ जाकर वो क्या एक्सपीरियंस लेते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या सीखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को कहाँ तक समझाते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि खजुराहो कहाँ पर है, तो जब आप बच्चे को बोलेंगे ना खजुराहो वहाँ पर लर्न करो, खजुराहो एमपी में, खजुराहो एमपी में, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी, जब आप इस तरह से वर्ड करेंगे तो बच्चा लर्न करने के बाद कहीं ना कहीं भूल जाएगा। लेकिन अगर कहीं एक बार वो खजुराहो जा चुका होगा, कहीं वो भोपाल से निकल चुका होगा, कहीं वो यूपी से निकल चुका होगा, या वो कहीं ना कहीं समझेगा, देखेगा, तो उसके दिमाग में वर्ड फिक्स हो जाएंगे। वो तुरंत मतलब अच्छा खजुराहो वहाँ पर हुआ, वहाँ पर ये चीज़ें, तो वो और ज़्यादा अच्छे से उस हिस्टोरिकल प्लेस को अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकेगा। जोग्राफिकल एस्पेक्ट में अगर वो बच्चा घूमने के लिए आता है, जब वो रिवर्स को देखेगा, माउंटेन्स को देखेगा और भी बहुत सारी चीज़ें देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो फिक्स हो जाएंगी और वो और अच्छे से चीज़ों को समझ सकेगा। इसलिए फील्ड ट्रिप जो होती है ना, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कह रहे हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। हाँ, अब ये टीचर्स के लिए है कि आप अपनी क्लास को किस तरह से मैनेज करते हैं। इस्टेब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स, कि आप सबसे पहले तो जो है क्लियर एक्सपेक्टेशन जो रूल है उनको इस्टेब्लिश करना। यूज़ रूटीन्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर लर्निंग एंड एनवायरनमेंट, और जो स्ट्रक्चर जो लर्निंग है, एनवायरनमेंट है, आपको उसका भी एक रूटीन बनाना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। एड्रेस बिहेवियरल इशूज़ कंसिस्टेंटली एंड फेयरली, और जो आपके जो बिहेवियर जो इशूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली, लगातार और फेयरली उनको एड्रेस करना पड़ेगा। मीन्स जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो भी मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से बच्चों को आप शांत रखकर समझा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। और ये आपके कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है टीचर्स का। कई टीचर्स का देखिए आप क्लास एकदम शांत होता है, वो कुछ भी पढ़ाए, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे फिर भी उनका क्लास शांत होता है, बच्चे अपना वर्क करते हैं। कई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा लें, कितना भी अच्छा उनका कॉन्सेप्ट हो, बच्चे फिर भी उनको नहीं समझते हैं, फिर भी उनकी क्लास में शोर होता ही रहता है। तो बेसिकली टीचर्स के लिए है कि वो अपने आप को किस तरह से क्लास में प्रेजेंट करते हैं और बच्चों को किस तरह से टैकल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंकरेजिंग स्टूडेंट एटोनमी। बच्चों की जो स्टूडेंट्स की जो एटोनमी होती है उसको भी हमें इनकरेज करना चाहिए। गिव स्टूडेंट्स चॉइस इन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। बच्चों को सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट देना चाहिए, उनको असाइनमेंट देना चाहिए और साथ साथ उसकी चॉइस भी देनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं आज मैंने ये प्रोजेक्ट दे दिया चलो बनाकर लाओ, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू गिव प्रोजेक्ट्स 4 और 5, 4 या 5 आप प्रोजेक्ट देंगे एंड देन यू विल से दैट चूज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप अपने आप उनको चूज़ कीजिए, उनको सिलेक्ट कीजिए। सो ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये जो ऊपर हम लोग देख रहे थे ना क्लासरूम मैनेजमेंट, यहाँ पर ये दिस पिक्चर इज़ फॉर देयर कि आप बच्चों को जाके क्लास में ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, पुट फिंगर ऑन योर लिप्स, आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बोल सकते हैं, बल्कि इस तरह से एक्टिविटीज़ क्लास में कराइए सो दैट दे विल बी कीप क्वाइट, वो शांत रहेंगे, बात मानेंगे आपकी। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सेट गोल्स कोलैबोरेटली एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस। और बच्चों का जो गोल होता है उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, कोलैबोरेटली एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू टैकल देयर प्रोग्रेस। और उनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, वो कहाँ तक जा रहे हैं, किस तरह से टैकल कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मीन जब प्रोजेक्ट देते हैं सबसे पहले तो हमें उनको चॉइस देना है कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को वो सिलेक्ट करा है। उसके बाद उनको एक गोल सेट करना होता है कि इस गोल को आपको सेट करना है, आपको इस गोल को अचीव करना है, गेन करना है। और साथ साथ वो गोल को कर भी पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको हेल्प भी करना होता है, बच्चों को स्टूडेंट्स को हेल्प भी करना होता है सो दैट दे कैन अचीव देयर टास्क, जिससे को अपने टास्क को पूरा कर सकें। नेक्स्ट वन इज मल्टी सेंसरी अप्रोचेज। मल्टी सेंसरी अप्रोचेज जैसे जब हम लोग के टाइम पर थे तब इतना मल्टी सेंसरी अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम लोग के पास टीवी मोबाइल इतना ज़्यादा था नहीं, टीवी भी मिलती थी तो बहुत लिमिटेड मिलती थी। बट आज के टाइम में क्या है,
टीवी मोबाइल का कोई लिमिट ही नहीं है। तो उनका जो मल्टी सेंसरी बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। Combine visual aids, auditory material and tactile activities to cater to all senses, जिससे कि उनके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सब डेवलप हो सकें। चार्ट्स, यूज चार्ट डायग्राम, हमें चार्ट डायग्राम्स को भी यूज़ करना चाहिए। एंड मैनिपुलेटिव फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और जो एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी मैनिपुलेट हमें करना चाहिए। नाउ मल्टी सेंसरी लर्निंग, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो है मल्टी सेंसरी कॉन्सेप्ट्स हैं, लर्निंग है, सो दैट दे कैन मेक देम फिट, जैसे कि बच्चे मेंटली और फिजिकली फिट भी रहते हैं। नेक्स्ट वन इज कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग में क्या होता है, आज की डेट में कहीं ना कहीं बच्चों में जो कल्चरली जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं कमी आ गई, एक बहुत बड़ा बैकड्रॉ है। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझाना पड़ेगा। Incorporate diverse perspective and materials that reflect students' backgrounds. Foster an inclusive environment where all students feel valued. By integrating these techniques and adopting them to your techniques classroom context, you can create एंड इंगेज इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना, जिससे कि आप इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे वो एक हैंडीकैप जो है वो लड़की बैठी है एंड दे आर स्टैंडिंग देयर, ऑल आर स्टैंडिंग, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हाँ, बच्चों को ये बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वंस कल्चर, चाहे वो उनका कल्चर हो, हर किसी के कल्चर को हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और अपने से छोटों को हमें ये सिखाना पड़ेगा। सो होप दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और था भी फॉर टीचर्स के लिए, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिकली टीचर्स के लिए टॉपिक जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ दे मैनेज देयर क्लास, कि अपनी क्लास को किस तरह से मैनेज करते हैं। हाउ दे टैकल देयर स्टूडेंट्स, कि अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से टैकल करते हैं। एंड what methods and strategies and techniques they are adopting to make their teaching effective, अपने टीचिंग को इफेक्टिव और प्रभावशाली बनाने के लिए वो कौन कौन सी टेक्निक्स और टीचिंग्स को अप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब इट।